नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने सीखे थे। आज का जो वीडियो है उस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा तो एलसीएम और एचसीएफ यानी लस और मसफ। लस का मतलब क्या है? लघुत्तम समापवर्त्य, और मस का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। दोनों ही शब्दों में स्पष्ट है, थोड़ा सा अंतर है। इसमें जो शब्द है वो तो है समापवर्त्य और इसमें जो है वो समापवर्तक। इन दोनों में जब अपन अंतर करना जान जाएंगे तो हम आसानी के साथ सीख सकते हैं कि रियल में जो है वो लसप क्या है और मसप क्या है। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है। यानी सबसे इसमें जो शब्द है अपवर्त्य, अपवर्त्य का अर्थ होता है गुणज। यानी हम कोई भी दो संख्या, जैसे उदाहरण के ले लेते, जैसे मैंने एक तो लिया 3 और एक है हमारे पास 4, तो 3 के अपवर्त्य कौन से होंगे? यानी जो 3 के गुणज है वो 3 के अपवर्त्य कहलाते हैं। इसी तरह से 4 के अगर हमें जो अपवर्त्य लिखने हैं तो कौन से होंगे? जो 4 के गुणज होंगे। 3 के गुणज कौन कौन से? जैसे 3 को 2 से गुणा करें 6, 3 को 3 से गुणा किया 9, 3 को 4 से गुणा किया 12, 15, 18, इस तरह से ये जो आते हैं ये तो है 3 के गुणज। इसी तरह से अगर 4 के गुणज हम लिखें तो 4 के गुणज क्या होंगे? 4, 8, 12, 16, 20, 24। यानी ये जो है ये है 4 के गुणज यानी अपवर्त्य। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो शब्द है वो है लघुत्तम समापवर्त्य। यानी लघुत्तम का मतलब होता है हमें छोटे से छोटा वो इसका अपवर्त्य ढूंढना है। जो सी का मतलब होता है कॉमन, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ। यानी ऐसे अपवर्त्य ढूंढने हैं जो इनके बीच में कैसा हो? उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में है वो हम ढूंढेंगे। सबसे पहले देखिए कौन सा ऐसा अपवर्त्य है। जैसे मुझे दिख रहा है एक तो 12 दोनों में है। इसी तरह इसका अपवर्त्य हम आगे लिखें तो 21, 24, तो अगला जो अपवर्त्य आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? 24। यानी अपवर्त्य का अर्थ ये होता है कि ऐसी संख्या जिसमें जो दी गई जो दोनों जो संख्या है उन दोनों संख्या का पूरा भाग जा सके, वो कहलाते हैं उसके अपवर्त्य। तो अब हमें यहाँ ये ढूंढना है कि सबसे लघु है छोटा अपवर्त्य कौन सा है। जैसे ये 24 है और ये 12 है, तो छोटा कौन सा है? 12। तो 12 जो होगा वो होगा 3 और 4 इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त्य। अब हम बात करेंगे महत्तम समापवर्तक की। अब इसमें जो शब्द है वो है अपवर्तक। ध्यान रखना, उसमें अपवर्त्य शब्द यानी गुणज निकालने थे और इसमें अपवर्तक। अपवर्तक का मतलब ये होता है, जैसे उदाहरण के मैं दो संख्या लिख रहा हूँ जैसे 12 और 18, तो अब इसके अपवर्त्य से मतलब ये है कि हमें वो संख्या लिखनी है जो इनको विभाजित कर सके। यानी साधारण सी भाषा में कहें तो वे संख्याएं जिसका इस 12 में पूरा भाग जा सकता है। जैसे सबसे पहले शुरू करें, जैसे 1 का अगर भाग दे 12 में तो पूरा जाएगा। उसके बाद में 2 का भाग दें तो पूरा जाएगा। 3 का भाग भी इसमें पूरा जाएगा। 4 का भाग भी इसमें पूरा जाएगा। उसके बाद 5 का नहीं जा सकता, 6 का भाग पूरा जाएगा और उसके बाद में 12। तो ये इसके कहलाते हैं अपवर्तक। इसी तरह से अगर 18 के हम देखें तो 18 में देखें 1 का भाग पूरा जाता है। उसके बाद में 2 का, उसके बाद में 3 का भी इसमें पूरा भाग जाता है। 4 का नहीं जाता, 5 का नहीं, 6 का भाग पूरा जाएगा। उसके बाद में 7 का नहीं, 8 का नहीं, 9 का भाग इसमें जा सकता है। 9 दूनी 18 और उसके बाद में 18। तो ये जो है ये है इनके अपवर्तक। अब हमें क्या करना है? अपवर्तक में हमें क्या करना है? महत्तम समापवर्तक। यानी हमें ऐसे समान अपवर्तक ढूंढने हैं जो महत्तम यानी बड़े से बड़ा जो अपवर्तक है वो हमें इसमें से ढूंढना है। तो पहले तो हम देखते हैं जो कॉमन जो है दोनों में कौन कौन से हैं। यानी एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी हमको सबसे हाईएस्ट यानी बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर इसमें से ढूंढना है। तो देखिए पहले तो कॉमन देखते हैं कौन कौन सा है। देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो ये कॉमन है। उसके बाद में 3 का भाग दोनों में जाता है। उसके बाद 6 का भाग भी दोनों में जाता है। उसके अलावा कोई नहीं। तो अब हमें ये ढूंढना है कि सबसे महत्तम यानी बड़े से बड़ा अपवर्तक कौन सा है जिसका दोनों में भाग जा सकता है। यानी वैसे जो संख्या वो है मुझे दिख रही है 6। तो 6 जो है वो इनका कहलाएगा महत्तम समापवर्त्य। तो ये तो एक साधारण सी परिभाषा। अब हम लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य करने की कुछ विधियों के बारे में संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करेंगे। एलसीएम ज्ञात करने की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने की जो 3 विधियां, एक तो है अपवर्त्य विधि जो हमने अभी परिभाषा में देखी थी, यानी हम उनका अपवर्तक लिख के कर सकते हैं। दूसरी विधि जो है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि और तीसरी जो विधि वो है संक्षिप्त विधि। तो हम दूसरी विधि के, पहली विधि में आपको बता चुका हूँ अपवर्त्य वाले। अब हम दूसरी विधि के बारे में चर्चा करते हैं। कौन सी? अभाज्य गुणनखंड विधि। जैसे उदाहरण के लिए मेरे पास संख्या है 20 और एक 15।
इन दोनों का मुझे लघुत्तम समाप्त प्रत्यय ज्ञात करना है। तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे? मैं आपको अभाज्य गुणनखंड करना सिखा चुका हूँ, तो उसी विधि से हम इनके अभाज्य करेंगे। सबसे पहले 20 के इसमें 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 10 बार। 10 में वापस 2 का भाग 5 बार, और 5 में 5 का भाग 1 बार। तो ये हो गए 20 के जो गुणनखंड आए हैं वो कौन से आए हैं, हम उनको यहाँ नोट कर लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 5। इसी तरह से 15 के भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले 3 का भाग दिया, कितनी बार? 5 बार। 5 में 5 का भाग दिया 1 बार। यानी 15 के जो गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 3 गुणा 5। अब इनका हम लघुत्तम समावर्त कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, अब लघुत्तम समावर्त में हमें क्या करना है कि हमें जो गुणनखंड आए हैं वो गुणनखंड हमें देखना है कि जो दोनों में हाईएस्ट बार जो आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बार आए हैं, उनको हमें नोट करना है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ 2 के, तो ये 2 कितनी बार आया? इसमें 2 बार। इसमें नहीं है लेकिन कम से कम 2 बार है, तो हम यहाँ 2 बार इसको लिखेंगे। उसके बाद में देखिए अगला जो है 3, इसमें 1 बार है, तो इसे हमें यहाँ लिखना है 1 बार। उसके बाद जो 5, इसमें भी 1 बार है और इसमें भी 1 बार है। तो हमें ये देखना है कि कौन से जब जो कोई संख्या दोनों पंक्तियों में हो या 3 जो गुणनखंड तीनों में हो, तो हमें जो अधिकतम जो है जितनी बार आता है उतनी बार उनको नोट करें। यहाँ पर हमारे 5 दोनों में ही 1 बार ही है, तो हम इसको 1 बार यहाँ नोट करेंगे। अब इनके गुणा कर देते हैं। 2 का 2 से किया 2 दूनी 4, 4 का 3 से किया 4 तिया 12, और 12 का 5 से गुणा किया 12 पंजे 7। ये आ गया इसके लघुत्तम समावर्ती। चलिए तीसरी विधि जो है संक्षिप्त विधि, अब उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे मेरे पास संख्या है 12, 15 और 18, ये 3 संख्या है। इन तीनों का मुझे लसअप यानी एलसीएम लघुत्तम समावर्ती ज्ञात करना है। तो एक तो अभाज्य गुणनखंड जिसमें मैं तीनों को अलग अलग करके भी कर सकता हूँ, उसको भी वापस रिपीट करते हैं, बता रहा हूँ मैं आपको, देख लीजिए। जैसे 12 में भाग दिया, पहले 2 का भाग 6 बार, वापस 2 का भाग 3 बार और 3 का भाग 1 बार। इसी तरह से 15 का किया, तो 15 में पहले 3 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 में 5 का भाग दिया 1 बार। इसी तरह से 18 के भी अभाज्य करते हैं। पहले 2 का भाग 9 बार, 9 में 3 का भाग 3 बार और 3 में 3 का भाग 1 बार। तो 12 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो क्या आए हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3। उसके बाद में 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 5, और 18 के अभाज्य गुणनखंड जो आ रहे हैं वो है 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इनका लघुत्तम समावर्ती कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे 2 इसमें कितनी बार है? 2 बार। इसमें नहीं है, इसमें 1 बार, यानी अधिकतम कितनी बार आए हुए हैं? 2 बार। तो हम यहाँ पर 2 बार इसको यहाँ लिखेंगे। उसके बाद अब 3 के ऊपर देखें तो यहाँ 3 1 बार है, इसमें भी 1 बार है, इसमें 2 बार है। तो हम यहाँ पर इसको 2 बार, जो अधिकतम बार जितनी बार है उनको हम नोट करेंगे। उसके बाद 5 जो है इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें केवल 1 बार है, तो हम 1 बार इसको लिखेंगे। अब इनके करेंगे अपन गुणा। तो 2 का 2 से किया 4, 4 का 3 से किया 4 तिया 12, 12 का 3 से किया 12 तिया 36, और 36 का 5 से गुणा करते हैं। ये 36, 6 पंजे 30, 5 तिया 15 और 3 18, यानी कितने आ गए? 180। ये आ गया इनका लघुत्तम समावर्ती। अब इसी प्रश्न को अब हम संक्षिप्त विधि से हल करते हैं। संक्षिप्त विधि में क्या करेंगे? जो तीनों जो संख्या है, तीनों संख्या को हम एक साथ लिखते हैं। सबसे पहले ये 12, ये 15 और ये 18। अब वही अभाज्य गुणनखंड विधि में जिस तरह से अपन भाग अभाज्य गुणनखंड करते हैं उसी तरह से इसको करेंगे। सबसे पहले यहाँ 2 का भाग दिया, कितनी बार? 6 बार। 15 में देखो 2 का भाग नहीं जाता, हम इसको ऐसे ही यहाँ पुनः नोट करेंगे। उसके बाद में 18 में 2 का भाग कितनी बार? 9 बार। अब वापस देखें, यहाँ 2 का भाग इसमें जा सकता है, तो हम यहाँ 2 का भाग देंगे, इसमें कितनी बार? 3 बार। इसमें पूरा पूरा नहीं जाता, ऐसे ही लिखेंगे। 9 भी पूरे पूरे विभाजित नहीं होता, इसको भी हम ऐसे ही नोट करेंगे। अब देखिए किसी भी संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो अगला जो अभाज्य अंक है वो कौन सा है? 3। तो 3 का 3 में 1 बार, 15 में 5 बार और 9 में 3 बार। पुनः 3 से करें, ये 1, 5 में तो नहीं जाता, हम ऐसे इस तरह लिखेंगे, और 3 में कितनी बार? 1 बार। अब यहाँ पर हम 5 से इसको विभाजित करेंगे, तो तीनों ही जो है वो कितने प्राप्त हो गए हमें? 1। जब यहाँ लास्ट में तीनों 1 प्राप्त हो जाए, या 3 या 4 संख्या है, अब इसके बाद में हम यहाँ क्या करेंगे? इनका लसअप। अब ये जो अभाज्य गुणनखंड जो प्राप्त हुए हमें 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब इनका जब गुणा करेंगे बिल्कुल वही है, देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो इनका गुणनफल कितना आएगा? 180।
तो ये है संक्षिप्त विधि जिसके द्वारा भी हम लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। लघुत्तम समापवर्तक के बाद अब हम चर्चा करेंगे महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की। तो इसकी भी इससे तो 3 विधियां हैं। पहली जो विधि है वो है अपवर्तक विधि, यानी जो हमने देखे थे इन्हें हम इनके अपवर्तक लिख के उनमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो सबसे बड़ी जो महत्तम जो अपवर्तक है इसके, उनको हम लिखेंगे। तो वो तो विधि है कौन सी? अपवर्तक विधि। अब दूसरी जो विधि है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। जैसे हमने लघुत्तम समापवर्तक में किया था, बिल्कुल उसी तरह से हम अभाज्य गुणनखंड करके इनको हम ज्ञात करेंगे। उदाहरण के लिए 12, 18 और 24 इन तीनों का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मत्स्य ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम? पहले वही अभाज्य गुणनखंड करेंगे तीनों के अलग अलग। ये 12, ये 18 और ये 24। सबसे पहले 2 का भाग दिया 6 बार, वापस 2 का भाग दिया 3 बार, वापस 3 का भाग दिया 1 बार। 18 में 2 का भाग दिया 9 बार, 9 में 3 का भाग दिया 3 बार, 3 में 3 का भाग दिया 1 बार। इसी तरह से 24 में 2 का भाग दिया 12 बार, वापस 2 का भाग दिया 6 बार, 2 में 6 का भाग दिया 3 बार और 3 में 3 का भाग दिया 1 बार। यानी 12 के जो गुणनखंड आए वो तो आए हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 3। उसके बाद में 18 के गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 3 गुणा 3। और 24 के जो गुणनखंड आए हैं वो है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इनका महत्तम समापवर्तक कितना होगा? यानी महत्तम का मतलब इसमें आपको कॉमन निकालने हैं। जो उभयनिष्ठ है उनको हमें देखना है। उसमें तो लसक में तो हमने क्या किया था, जो अधिकतम थे उनको लिखा था। इसमें हमको आपको कॉमन ही लिखना है। ऐसी संख्या जो तीनों में है उनको हमें कॉमन करना है। जैसे सबसे पहले 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो एक तो आ गया इसका 2। उसके बाद में देखिए 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन तीनों में नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। अगला जो है जैसे 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो अगला जो गुणनखंड मिला है वो कौन सा मिला है? 3। इसके अतिरिक्त और कोई ऐसा उभयनिष्ठ जो तीनों में हो, यानी इनका 3 दूनी कितने हो गए? 6। तो 6 जो हो गया वो हो गया इसका HCF। अब इसी को तीसरी विधि से हम इस प्रश्न को अगर हल करना चाहें तो कैसे करेंगे? तीसरी जो विधि है वो है भाग विधि। भाग विधि में हम क्या करते हैं, जो तीनों जो संख्या है जैसे 12, 18, 24, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या जो है कौन सी है इसमें से? 12। तो 12 का हम भाग देते हैं कौन सी संख्या में? सबसे जो बड़ी संख्या है कौन सी हमारे पास? 24। तो हम 24 में इसमें भाग देते हैं। कितनी बार जाएगा? 12 एकम 12, 12 दूनी 24। यहाँ शेष क्या बचा? 0। अगर मान लो यहाँ शेष बचता है तो हम शेष को यहाँ लेते हैं और फिर इस संख्या को पुनः इस तरह से अंदर लिख के आगे करते हैं। यानी पहला जो भाग आया वो कितना आया? 12। अब हम क्या करेंगे, ये जो भागफल आया, जो भाजक आया है उसका हम क्या करेंगे, तीसरी जो संख्या बची उसमें हम भाग देते हैं। कौन सी संख्या है? 18। अब इस 18 में हम भाग देते हैं कितनी बार? 12 एकम 12। तो शेष बचे कितने? 6। जब तक शेष बचेंगे तब तक हमें भाग की क्रिया इसी तरह से आगे करनी पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, 6 जो शेष बचे हैं उसको हम पुनः ऐसे भाजक बनाएंगे और पहले जिसका भाग दिया किसका? 12 का, वो 12 हम यहाँ लिखेंगे। अब इसमें भाग दें 6 का भाग कितनी बार? 2 बार। 6 दूनी 12, ये आ गया 0। यानी ये जो अंतिम जो भागफल जाएगा, जो भाजक है वो हमारा कहलाएगा महत्तम समापवर्तक, यानी 6। इसको एक बार पुनः समझिए। भाग विधि जो है उसको हम एक प्रश्न और हल करके समझते हैं। जैसे हमारे पास है 25, 30 और 35। इसको भाग विधि से हमें ज्ञात करना है अगर मतलब इसका, तो हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 25। इसको हम बनाएंगे भाजक और सबसे जो बड़ी संख्या है उसको बनाएंगे हम भाज्य। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 35। अब इसका हम भाग देंगे इसमें 25 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 25 एकम 25। अब इनको घटा दें, कितने बचे? 10। क्योंकि शेष 0 नहीं आया तो अब क्या करेंगे, हम इसको वापस भाजक बनाएंगे और जो पहले जो भाग दिया हमने किसका? 25 का दिया था, 25 को हम यहाँ लिखेंगे। अब इसमें भाग दीजिए 10 का 25 में कितनी बार? 10 दूनी 20। पीछे बच गए 5। अब शेष 0 नहीं आया, हम इसको पुनः भाजक बनाएंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, जो हमने पूर्व में जो भाजक था उसको लिखेंगे यहाँ। तो 5 दूनी 10। तो ये आ गया, कितना आया इसमें से? 5। अगर ये दो ही संख्या होती तो इसका मतलब कितना होगा? 5। क्योंकि एक संख्या और है तो ये जो आंसर आए हैं 5, इसको हम जो तीसरी जो संख्या बची है उससे भी हम इसी तरह से विभाजित करते हैं। तीसरी संख्या कौन सी बची है? 30। तो 30 में 5 का भाग दिया कितनी बार? 6 बार।
6 पंजे 30, यानी ये भाग पूरा हो गया। यानी अंतिम जो भाज्य का है हमारा, तो वो कहलाएगा हमारा मसक। मसक कितना आ गया? 5। तो ये है मसक ज्ञात करने की तीसरी विधि, भाग विधि। तो इस प्रकार हमने आज के जो वीडियो है उसमें हमने लघुत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तय करने सीखे। तो आप भी इसी तरह प्रश्नों को हल कीजिए। आपके हल करने के लिए मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, उनको आप हल कीजिए। अगर कोई समस्या आए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, या मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है उस व्हाट्सअप के माध्यम से भी आप उसका हल जान सकते हैं। तो ये कुछ प्रश्न आपके सामने हैं, इनको आपको हल करना है। जैसे लघुत्तम समापवर्तय एलसीएम ज्ञात करना है, एक तो आपको 4, 5 और 8 का इसका अपवर्त्य विधि से करना है। 14, 21, 28 इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल करना है। 20, 30 और 40 इसका संस्कृत विधि से आपको लघुत्तम समापवर्तय ज्ञात करना है। इसी तरह से दूसरा जो प्रश्न है वो है महत्तम समापवर्तय ज्ञात कीजिए। पहला जो है उस प्रश्न को जो 16, 24 और 40 उसको अपवर्तक विधि से हल करना है। दूसरा जो प्रश्न है 36, 54 और 90 उसको अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना है। और 21, 35 और 42 इसको भाग विधि से हल करना है।